लास्ट टाइम एक लेडी आई थी, किसी नासिक के पास से गाँव से आई थी। तो जब मैं अभी आपके हॉस्पिटल में आ रहा था, अंदर ईशान यूरो किडनी केयर एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा कि काफ़ी 15 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया तब नंबर ऑफ पेशेंट्स इन कैंसर, यूरोलॉजिकल कैंसर और आज के नंबर ऑफ पेशेंट्स इन यूरोलॉजिकल कैंसर में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी बढ़ गए हैं। 4 में से 1 ही पेशेंट आता है जो फर्स्ट स्टेज में आता है। बाकी 4 में से उन 75% ऑफ प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, वो एडवांस स्टेज में ही आते हैं। एंड प्रोस्टेट कैंसर का जो डेथ होता है वो काफ़ी पेनफुल भी हो जाता है बिकॉज़ नमस्कार। यूरो वेलनेस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूरो वेलनेस पॉडकास्ट का मकसद है आपको जागरूक करना यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? बेसिकली यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किडनी रिलेटेड होती हैं, प्रोस्टेट रिलेटेड होती हैं, ब्लैडर इनकंटिनेंस रिलेटेड होती हैं। सो यूरो वेलनेस पॉडकास्ट के थ्रू खाली दर्शक, पेशेंट, उनको ही जानकारी नहीं मिलती है, उनके केयर गिवर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो हमारे साथ बने रहिए। और आज हम एक इसी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में एक विषय पे बात करेंगे जो इंडिया में बहुत कॉमन है और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। कैंसर की बात सुनते ही हम सबको बहुत डर लगता है। तो कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर की हम बात करेंगे जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन है। सो आज हमें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र पाटिल मुंबई से साथ में हैं। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल करेंटली ईशान यूरोलॉजी हॉस्पिटल वसई में कार्यरत हैं। और डॉक्टर देवेंद्र पाटिल का हैशटैग यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। सो डॉक्टर देवेंद्र, आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और खासकर यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन क्यों? क्योंकि आई थिंक यूरोलॉजी उतना ग्लैमरस फील्ड है नहीं। तो व्हाट मेड यू स्पेशलाइज इन दिस? एक्चुअली डॉक्टर बनने की प्रेरणा जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मुझे हमेशा लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का मुझे हमेशा एक मन की एक इच्छा होती थी कि मुझे समाज के लोगों के लिए कुछ तो अच्छा करना है। और वो इच्छा होने की वजह से जो मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी, मेरे भाई, उन्होंने देखा कि इसको समाज के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने ये जानकर उन्होंने जो मुझे प्रमोट किया कि आप डॉक्टर बनोगे तो आपका ये उद्देश्य अच्छी तरह से साध्य हो जाएगा। और इस तरह से मैं फिर पढ़ता गया और अच्छे मार्क्स लाए और धीरे धीरे डॉक्टर बन गया। और यूरोलॉजी खास करके मैंने इसलिए बाद में चूज़ किया क्योंकि यूरोलॉजी में जो आजकल एंडोस्कोपिक और मतलब की होल सर्जरी हम लोग बोलते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, तो ये सब सर्जरी मुझे हमेशा फैसिनेट करते रहे। और जिसकी वजह से मुझे हमेशा यूरोलॉजी मेरा एकदम चहेता मतलब ब्रांच रहा। और इसकी वजह से मैंने यूरोलॉजी चूज़ किया। तो कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर? मेरा यूरोलॉजी का जो प्रैक्टिस है ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स यूरोलॉजी की मेरी प्रैक्टिस हो गई। उसके पहले तो मैं यूरोलॉजी का एजुकेशन कर रहा था, जब भी हम लोगों ने काफ़ी थाउजेंड्स में सर्जरीज हम लोगों ने किए थे। अभी तक कम से कम 30-40 थाउजेंड सर्जरीज हम लोगों ने की यहाँ पर। और खास करके कैंसर सर्जरी ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर हुए रहेंगे, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। ओके। तो ऐसा कोई मेमोरेबल केस जो आपको याद हो और आपको लगा कि डॉक्टर बनना सफल हो गया मेरा, यू नो? हाँ, मतलब ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस मुझे आते रहते हैं कि जब मुझे हमेशा लगता है कि इट वाज़ अ ग्रेट डिसीजन टू बिकम अ डॉक्टर। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि मतलब इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा मेरे जो बॉस है डॉक्टर हेमंत पाठक सर। तो हु इज़ बिन द एचओडी ऑफ नायर हॉस्पिटल एंड लीलावती में वो मेन कंसल्टेंट है डॉक्टर हेमंत पाठक। तो उन्होंने अपने बच्चे की तरह मतलब मुझे हम लोगों को पढ़ाया। और बहुत हमारे जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स रहते थे, तो उन्होंने अच्छी तरह से क्लियर किए। मतलब हमसे भी ज़्यादा एफर्ट्स वो खुद लेते थे। सो दैट वाज़ रियली ग्रेट ऑफ हिम एंड वी आर ऑलवेज इंडेक्टेड टू हिम फॉर व्हाटएवर कंट्रीब्यूशन ही हैज़ डन इन आवर लाइव्स। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूँगा कि लास्ट टाइम एक लेडी आई थी, किसी नासिक के पास से गाँव से आई थी। और उसने काफ़ी बड़ा उसका फ़ाइल था, उसके बच्चे को लेके आई थी। छोटा बच्चा था उसका 8-10 साल का। और उसका किसी हॉस्पिटल में मुंबई के ऑपरेशन हुआ था 5 साल पहले।
और वहाँ पर वो अलग-अलग डॉक्टर्स को मिल रही थी और वो डॉक्टर्स उसको बोल रहे थे शायद उसको वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी का उसका कुछ तो ऑपरेशन हुआ था और काफ़ी मतलब स्ट्रेस में थी वो। तो मैंने उसका पूरा फ़ाइल इवैल्यूएट किया और मैंने उनको बोला कि देखिए आप एकदम वो बच्चा जो है अभी एकदम नॉर्मल है, उसको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ साल में एक बार एक सोनोग्राफ़ी कर लीजिए और एक यूरिन का टेस्ट कर लीजिए और वो मुझे जस्ट मोबाइल पर भेजते रहिए साल में एक बार। तो तब उसका जो उसने जो एक लाइन बोली, तो जो आज भी मुझे मतलब बहुत अच्छी तरह से वो याद हो गई वो केस। उसने बोला कि डॉक्टर, अच्छा असं एवढं सिंपल है त्याचं? मैं मतलब हाँ, एकदम सिंपल है उसका। तो बोलते हैं डॉक्टर 5 साल के बाद आज मैं पहली बार घर जाके सोने वाली हूँ। वाह। सो तो इस तरह के एक्सपीरियंस से जब हमको आते हैं तो हमेशा हमको लगता है कि या इट वाज़ अ ग्रेट डिसीजन। मेरा भी और मेरे घर वालों ने भी, मेरे पिताजी, मेरे भाई ने जो मुझे प्रमोट किया कि उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल, अभी आपने बताया कि डॉक्टर की प्रेरणा कहाँ से मिली, आप यूरोलॉजी में क्यों आए। तो जब मैं अभी आपके हॉस्पिटल में आ रहा था, अंदर ईशान यूरो किडनी केयर एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा कि काफ़ी यूरो ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज आप प्रदान कर रहे हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या उद्देश्य है आपका यूरो ऑन्कोलॉजी में इतना फोकस करने का? वैसे तो आप और भी डिसीज ट्रीट करते हैं, बीपीएच वगैरह, तो हाँ, ऑन्कोलॉजी में क्यों इतना? इसमें 2 वजह हैं। एक वजह ये है कि हम लोगों ने जैसे 2 सिचुएशन में बोलूँगा। एक सिचुएशन है कि जैसे वी हैड वन पेशेंट, वो आए एक दिन मुझे दिखाने के लिए और बोले कि उनका किडनी का कैंसर का सर्जरी हुआ है। तो अभी वो जस्ट फ़ॉलो-अप करना चाहते थे मेरे पास, कहीं पर वो ऑपरेशन करके आए थे। तो मैंने देखा उनका डिस्चार्ज पेपर, तो वहाँ पर उनको एक छोटा किडनी का ट्यूमर था, ऑलमोस्ट एक 3-4 सेंटीमीटर का ट्यूमर रहा होगा और उनका पूरा किडनी निकाला गया था। तो जो साइंटिफिकली वो गलत है, तो उनको उन्होंने एक किसी कैंसर मतलब जो जनरल कैंसर सर्जन है, तो उनके पास वो गए थे और वहाँ पर उनका पूरा किडनी निकाला गया था। तो एक्चुअली साइंटिफिकली जब भी एक छोटा ट्यूमर रहता है 3-4-5 सेंटीमीटर का, तो तब पूरा किडनी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल सिर्फ़ वो जितना ट्यूमर है उतना ही हम लोग निकालते हैं और पूरा किडनी उनका बचा पाते हैं। तो वो केस देखकर मुझे लगा कि समाज को सही इलाज करने के लिए सही डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरी है ओके। और इसीलिए मुझे लगा कि नहीं मतलब हमको मुझे वो एडवांस यूरो ऑन्कोलॉजिकल जो केसेस है तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग देख रहे हैं आजकल कैंसर का ओवरऑल जो प्रोपोर्शन है प्रमाण है हमारे पेशेंट में वो बहुत बढ़ रहा है। मतलब 15 साल पहले जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया तब नंबर ऑफ पेशेंट्स इन कैंसर, यूरोलॉजिकल कैंसर और आज के नंबर ऑफ पेशेंट्स इन यूरोलॉजिकल कैंसर में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी बढ़ गए हैं। तो वो देख के भी मुझे लगा कि नहीं मुझे अभी फ़ोकस करना चाहिए यूरोलॉजिकल कैंसर्स के ऊपर एंड दैट इज़ हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ इन ऑल these एडवांस यूरोलॉजिकल लाइक laparoscopic and robotic surgeries. And then we attended a lot of conferences in robotics and अलग-अलग कैंसर सर्जरीज़ के बारे में एंड वी फोकस्ड ourselves in that. एक अच्छा आपने निर्णय लिया और काफ़ी पेशेंट्स को भी फ़ायदा होगा। हाँ, अभी आपने बोला सर हाल में पिछले 15 साल में कैंसर काफ़ी बढ़ गए हैं, प्रोस्टेट कैंसर या यूरोलॉजिकल कैंसर्स। तो हम प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं, इसको बोला जाता है साइलेंट डिसीज, मतलब ये पता ही नहीं चलता है शुरुआती दौर में। तो बराबर। इसका कारण क्या रहता है कि इसको साइलेंट डिसीज बोला गया है और ये बढ़ क्यों रहा है? प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है वो जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि इट इज़ द कॉमनेस्ट सॉलिड ऑर्गन कैंसर इन मेन। द सेकंड कॉमन, फर्स्ट इज द लंग कैंसर एंड सेकंड इज द प्रोस्टेट कैंसर। तो बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है वो प्रोस्टेट में जब शुरू हो जाता है तो इनिशियल डेज में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और जब पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी बार वो कैंसर पहले ही स्प्रेड हुआ रहता है बॉडी में। अच्छा। तो जब वो फोर्थ स्टेज में चला जाता है, थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में चला जाता है, तब पेशेंट को लगता है कि उनको यूरिन में जलन हो रहा है, यूरिन बार बार जा रहे हैं। तो इस तरह के कंप्लेंट जो होते हैं, पेशाब फ्रीली नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी बार एडवांस स्टेज में चले जाने के बाद पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। जब पेशेंट का बीमारी जब पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में रहता है तो पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल, उनको कोई यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं, कोई यूरिन के कंप्लेंट्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि साइलेंट डिसीज होता है इनिशियली। ओके। या तो क्या ये इवेंचुअली अगर इसका प्रोग्नोसिस देखा जाए
तो ये आगे चल के कोई दूसरी ऑर्गन या लंग वगैरह में भी जाता है कि? हाँ, सबसे कॉमनेस्ट जो रहता है प्रोस्टेट कैंसर वो जाता है लिम्फ नोड्स और बोन्स में जाता है। ओके। दैट इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ मेटास्टेसिस। हाँ, हाँ। तो आज भी हम लोग इन दिस मॉडर्न एरा वेयर मतलब ब्लड टेस्ट आर अवेलेबल, एकदम गांव गांव के लेवल तक ब्लड टेस्ट, खास करके पीएसए का जो टेस्ट अवेलेबल है। तो भी हम लोग देख रहे हैं कि 4 में से एक ही पेशेंट आता है जो फर्स्ट स्टेज में आता है। बाकी 4 में से लाइक उन 75% ऑफ प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो एडवांस स्टेज में ही आते हैं। सो दैट इज अ सैड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ओके। तो ये कैंसर अगर ट्रीट नहीं किया जाए और पेशेंट इग्नोर करता रहे तो इसका आगे चल के क्या होता क्या है? हाँ, कि जैसे मैंने बोला कि सिम्टम्स शुरू में होते नहीं हैं, तो पेशेंट को जब सिम्टम आने लगते हैं तब वो आते हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स उनका हम लोग जब चेकअप करते हैं, बायोप्सी का टेस्ट होता है, पीएसए का टेस्ट होता है, कभी एमआरआई, खास करके पीएसए में पेट स्कैन होता है। तो मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट दे और डिसीज हैज़ प्रोग्रेस टू फोर्थ स्टेज, मतलब बोन्स में मेटास्टेसिस इज वेरी कॉमन। तो फिर उसके बाद उनका जो लाइफ रहता है वो बहुत शॉर्टन हो जाता है। एंड प्रोस्टेट कैंसर का जो डेथ होता है वो काफ़ी पेनफुल भी हो जाता है, बिकॉज इस रिलेटेड विद यूरिन। तो यूरिन में डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो लास्ट स्टेज जो रहता है पेशेंट्स का वो काफ़ी पेनफुल, दर्दनाक हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज से कि अगर हम लोग उसको फर्स्ट स्टेज में अगर डायग्नोस कर पाते हैं और इलाज कर पाते हैं, सो वी गिव द बेस्ट आउटकम, नॉट ओनली एज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ बट एज वेल एज अ क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज कंसर्न। एक प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए आपने पीएसए बोला, बराबर। ऐसे ही मैंने डीआरई भी सुना हुआ है, बायोप्सी भी सुना हुआ है। बराबर। तो कैसे, मतलब ये किसमें ये डीआरई होता है, किसमें पीएसए होता है, किसमें बायोप्सी या कोई और भी टेस्ट हैं? थोड़ा बताएं इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी दो तरह के पेशेंट आएंगे। एक पेशेंट है कि जिन्होंने मोबाइल में, न्यूज़पेपर में पढ़ा है पीएसए के बारे में या प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, एंड दोज हु नो कि स्क्रीनिंग ऑफ प्रोस्टेट कैंसर साल में एक बार करना चाहिए, तो वो एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं। और दूसरे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर मुझे ये पेशाब में जलन है, या पेशाब बार बार हो रहा है, या पेशाब फ्री नहीं हो रहा है। तो दीज आर द पेशेंट्स हु कम विद सम सिम्टम्स। तो ये दो कैटेगरी ऑफ पेशेंट होते हैं। एक होते हैं विदाउट एनी सिम्टम, कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है उनको यूरिन के बारे में, किसी भी तरह के बारे में। और दूसरे हैं जिनको तकलीफ है। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम ये दोनों भी पेशेंट्स को इवेल्युएट करते हैं। और टिपिकली ये कैटेगरी ऑफ पेशेंट होती है 50 साल के ऊपर। 50 साल के नीचे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि किनको 50 साल के पहले भी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सस्पिशियस रहना इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आमतौर पर मैं जो बोलूँगा वो पेशेंट्स रहेंगे वो 50 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर के पेशेंट्स रहते हैं। तो उनको हम लोग एक स्क्रीनिंग ऑफ प्रोस्टेट कैंसर हम लोग बोलते हैं, तो वो करना पसंद करते सभी पेशेंट्स को। तो प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग में क्या आता है, तो उसमें एक आता है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होती है जिसका कॉस्ट 500 to 1000 डिपेंडिंग ऑन वेरियस लैब्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरम पीएसए, दैट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो इस सिंपल ब्लड टेस्ट ओके। वो एक होता है। पीएसए एक टेस्ट होता है। फिर दूसरा एक इवैल्यूएशन होता है हमारे लिए, वो होता है कि जो हम लोग हमारे क्लिनिक में करते हैं, उनको हम लोग संडास का जो जगह रहता है वहाँ से फिंगर इंसर्ट करके हम लोग उनका वो प्रोस्टेट जो ग्रंथि रहता है वो चेक करते हैं। तो उसमें हम लोग, अगर हमको लगता है कि इसमें हार्डनेस है, तो देन वी बिकम सस्पिशियस कि ओके, अगर ये हार्ड अगर कुछ लग रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि में एज में, तो हम फिर उनको भी कैंसर का सस्पिशन हमारे माइंड में रखते हैं। तो ये दो टेस्ट जो होते हैं वो हमारे लिए प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये दो टेस्ट के बेसिस पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का पीएसए परफेक्टली नॉर्मल है, विद एग्जैक्टली विद इन रेंज है, लेकिन हमको वो डीआरई में हमको लग रहा है कि उनको कुछ तो हार्ड नोडुल लग रहा है प्रोस्टेट में, सो दैट इज़ वन पेशेंट की जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये सस्पिशियस है। ओके। और दूसरा एक कैटेगरी होता है कि जिनका पीएसए बड़ा है, लेकिन पीएसए बढ़ने में भी दो फैक्टर हो जाते हैं। पीएसए बढ़ने के दो रीज़न हो जाते हैं। एक होता है डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कैंसर, और दूसरा होता है इन्फेक्शन इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जब इन्फेक्शन हो जाता है तब भी पीएसए बढ़ने लगता है। तो हम लोग, ये हमारा क्लिनिकली इवैल्यूएशन होता है जिसमें हम लोग यूरिन का टेस्ट भी करते हैं, पेशेंट के बाकी सिम्टम्स, सोनोग्राफी भी देख लेते हैं, और उसमें हम लोग जज करते हैं कि ये पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से पीएसए बढ़ा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर हमको लग रहा है कि नहीं ये इनको इन्फेक्शन की वजह से नहीं लग रहा है, तो वो एक कैटेगरी पेशेंट होते हैं जो हम लोग वापस एक सस्पिशियस जोन वाले प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। तो ये दो पेशेंट जो अभी हम लोगों ने उनको एक सस्पिशियस कैटेगरी में रख दिया कि जिनका पीएसए बढ़ा है विदाउट इन्फेक्शन साइंस, और दूसरे हैं कि जिनको हमको जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम लोगों ने चेकअप किया है उनको, तो उसमें भी हमको हार्ड नोडुल लग रहा है। तो अभी ये जो पेशेंट हो कैटेगरी है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनको एमआरआई
ऑफ द पेल्विस, मतलब प्रोस्टेट का एमआरआई, हम लोग उसको एमपी एमआरआई प्रोस्टेट करके वर्ड बोला जाता है, तो वो करते हैं एमआरआई। और एमआरआई में फिर हमको अलग अलग स्कोर होता है, जैसे पायरेट स्कोर हम लोग बोलते हैं उसको। तो पायरेट स्कोर के बेसिस पर हम उनका आगे जाकर बायोप्सी करने का या उनको वेट एंड वॉच करके वापस 3 महीना 6 महीने में चेकअप करते रहने का, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। पायरेट स्कोर में क्या होता है, जैसे अगर किसी का पायरेट स्कोर 5 दिया है, तो हम समझते हैं कि इनको 80% चांस है कैंसर होने का। अच्छा। या जब पायरेट स्कोर जो रहता है वो समझ लीजिए 4 है, तो वी सस्पेक्ट कि ओके और 50% चांस है कैंसर होने का। और पायरेट्स अगर उनका 3 है, तो देन वी सस्पेक्ट कि ओके 20-25% चांस होता है कैंसर होने का। अगर उससे लो पायरेट स्कोर है, 1 है, 2 है, तो वी जनरली से कि वेरी लेस लाइकली ही विल बी हैविंग कैंसर। फिर वी डोंट प्रोसीड विद फर्दर टेस्ट लाइक बायोप्सी। फिर उनको हम लोग वेट एंड वॉच पर ही रखते हैं, जैसे हम लोग उनको वापस रिपीट 6 महीने के बाद ब्लड टेस्ट या चेकअप करने के लिए बुलाते हैं। ओके। फिर ये जो अभी जो सस्पिशियस जोन विद एमआरआई मोर सजेस्टिंग जैसे हाई पायरेट स्कोर इन एमआरआई, तो दिस कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो है इनको हम लोग फाइनली बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी में क्या किया जाता है, हम लोग उसको ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी बोलते हैं। तो ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी मतलब एक सोनोग्राफ, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। मतलब पेशेंट सुबह आता है और शाम तक पेशेंट घर चला जाता है। उनके संडास के रास्ते से एक सोनोग्राफी का छोटा सा प्रोब रहता है। जनरली ये थोड़ा सेडेशन, मतलब थोड़ा सोने का इंजेक्शन देके ही किया जाता है, ताकि पेशेंट को बिल्कुल कुछ महसूस भी नहीं होता है। और एक सोनोग्राफी का छोटा सा प्रोब रहता है, जिसको एक छोटा गाइड रहता है, नीडल रहता है। तो वो प्रोब संडास के रास्ते से जाके सोनोग्राफी में देख के ही वो सस्पिशियस जो जोन रहते हैं उसमें देखकर वहाँ से बायोप्सी लिया जाता है। तो अलग अलग ऐसे ऑलमोस्ट 12 से 12 to 18 कोर ऐसे लिए जाते हैं, छोटे छोटे छोटे। और देन इट इज सेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल चेकअप। ओके। तो our patient normally once the patient passes urine once or twice, then we send the patient home in the evening। ओके। और पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर आपको कुछ भी यूरिन, मतलब कभी कभी यूरिन में थोड़ा ब्लड आ सकता है, कभी इमोशन में भी थोड़ा ब्लड आ सकता है। अगर उनको फीवर आता है तो उनको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है टू गिव द राइट मेडिकेशन और एंटीबायोटिक्स। तो इट्स ओवरऑल सिंपल प्रोसीजर। बायोप्सी इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, एंड इफ द पेशेंट लाइक सस्पिशियस जोन में है तो डेफिनेटली पेशेंट शुड थिंक ऑफ डूइंग अ बायोप्सी। तो ये जो डीआरई होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, वो भी सेडेशन के साथ होता है या? नहीं, वो डीआरई इज़ कॉन्शियस। अ वेरी सिंपल, मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग स्टेथोस्कोप से छाती तपासते हैं या पेट तपासते हैं, उसी तरह से वो संडास के रास्ते से चेक किया जाता है। उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता है। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट। तो मुझे डॉक्टर देवेंद्र, जो सिंपली समझ में आया है कि लोग ये समझते हैं और एक काफ़ी धारणा है कि प्रोस्टेट कैंसर में कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर वो स्टेज 4 मेटास्टेसिस ऑफ बोन वगैरह क्रिएट करता है तो काफ़ी पेनफुल लाइफ हो जाएगी आगे चल के आपकी। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए, पीएसए करवा लेना चाहिए। और अगर डॉक्टर को लगता है तो झिझक छोड़ के डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये समझना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है। और आप परिवार के साथ अगर जिंदा रहते हैं तो आप काफ़ी खुशहाल जीवन जी सकते हैं ये छोटे प्रोसीजर्स करके। 500,000 रुपये कोई आज की तारीख में बड़ी चीज़ बहुतों के लिए नहीं है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ करवाइए। अब मैं हम। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी देना चाहूँगा। आपने जैसे बोलो। टॉपिक निकाला कि लोग जिस तरह झिझकते हैं, हाँ। लोगों के मन में काफ़ी गलतफ़हमियाँ होती है, और वो मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी रॉन्ग लोगों से पेशेंट सजेशन लेते हैं, या जिनको इनके बारे में डीप नॉलेज नहीं है। इंडिया में काफ़ी होते हुए मैं देखता हूँ कि जैसे लोग आजू-बाजू में पूछते हैं, सही डॉक्टर के पास एडवाइस नहीं लेते हैं। तो आई विल गिव वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। दैट गाय वाज़ अराउंड 50 मतलब 55 रहेगा उनका उम्र। वो मेरे पास आए थे ऑलमोस्ट 5 साल से पहले आएँगे रहेंगे। ठीक। और उनको लोकलाइज़ प्रोस्टेट कैंसर था। लकीली उनका पीएसए हुआ था, उनका टेस्ट हुआ था बायोप्सी, और उसमें उनको प्रोस्टेट कैंसर आया था। और वो पेशेंट मैं बोला उनको कि आपको ऑपरेशन करके लेना चाहिए, रेडिकल प्रोस्टेट जो हम लोग सर्जरी बोलते हैं, आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है और आपको ऑपरेशन करके लेना चाहिए। तो उन्होंने सोचा, उनको किसी ने बताया कि अगर आप ऑपरेशन करोगे ना, तो आपका जो कैंसर है वो फैल जाएगा। हाँ, ये भी धारणा बहुत होती है। हाँ, और वो दैट यंग मैन
उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं करके लिया, नहीं डॉक्टर मैं चेक वेट करना चाहता हूँ, मैंने सुना है वेट करने से भी ठीक होता है, एंड वो उन्होंने कुछ तो आयुर्वेदिक वगैरह ऐसा कुछ तो इलाज करते रहे। और वो ऑलमोस्ट एक 1.5 साल हुआ रहेगा, और मैंने सुना कि वो चले गए। मतलब वो उनका कोई एक राइट। फ्रेंड मुझे मिला, चेक करने के लिए आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो 1.5 साल पहले वो कैंसर की वजह से चले गए, चल बसे। तो मतलब जब वो आए थे उन्होंने तब बस सही इलाज करते थे, तो आज भी वो हंसते खेलते हमको मिलते मिलते थे। और आज ही नो मोर, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट लिटिल थॉट कि केयरलेस। ऑपरेशन से केयरलेसनेस, कि ऑपरेशन करने से कैंसर फैल जाता है। वो कहाँ से सोच आता है लोगों के मन में, हमारे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग हो जाता है। अरे नहीं, सही बात है। मतलब इलाज जब अवेलेबल है तो कराना चाहिए, और सही डॉक्टर के पास आप पहुंच गए। एंड इसमें आगे बढ़ते हुए सर एक और चीज़ मेरे मन में आई, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर है, तो हमने बात करी पेनफुल यूरिनेशन एंड ये सब तो हो गई। ये सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, मतलब पार्टनर के साथ में? प्रोस्टेट कैंसर पर से लाइक बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर एंड सेक्सुअलिटी डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर प्रोस्टेट कैंसर फॉर एग्जांपल अगर होता है और उसका इलाज चलता रहेगा, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट किया जाता है काफ़ी बार। ओके। तो वो जो पेशेंट्स है तो उनको कभी कभी मतलब डेफिनेटली उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आएंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद कैंसर, तो उनका जो इलाज है वो सेक्सुअलिटी अफेक्ट करेगा। तो बट अगर फॉर एग्जांपल अगर जो पेशेंट फर्स्ट स्टेज में चले आते हैं और उनका सर्जरी होता है, जो हम लोग नर्व प्रिजर्विंग सर्जरी बोलते हैं, ओके। तो उसमें दे कैन हैव अ नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ। ओके। तो दैट इज अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्नोसिंग द प्रोस्टेट कैंसर इन द फर्स्ट अर्ली। स्टेज। या कि इफ दे आर ट्रीटेड विद सर्जरी लाइक द नर्व प्रिजर्विंग सर्जरी, देन उनका जो सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल रहता है। मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ रख सकते हैं। ओके। तो ये प्रोस्टेट कैंसर के जो केस हो रहे हैं, ये शहरों में ज़्यादा देखने मिल रहे हैं या रूरल इंडिया में ज़्यादा हैं? क्या एज से तो रिलेशन है ही, इसका आपने बताया, उस पर हम अलग बात करेंगे। कुछ डाइट का भी रिलेशन है कि बहुत तीखा खाना खाना, मिर्ची वाला खाना, या फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड कि आदमी चलता ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें उसके कारण बढ़ रहा है कैंसर? True. Actually, lot of data is coming and that is showing the relation of cancer with lifestyle. आजकल जो ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस है, एंड बिंज ईटिंग जो है, मतलब हम लोग जिस तरह से सब खाते रहते हैं बटर और चीज़ एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है सो दे आर लाइक ऑल इंटर रिलेटेड। इट्स लाइक अ बिग स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीजेस विच इज़ ऑल इंटर रिलेटेड। लाइक डायबिटीज़ हो गए, जैसे ओबेसिटी लीडिंग टू ऑल्सो डायबिटीज़। फिर उसके बाद ये उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स तैयार हो रहे हैं अपने बॉडी में, एंड दे आर लीडिंग टू वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर्स। ओके। तो लॉट ऑफ डेटा इज कमिंग नाउ विच इज शोइंग कि जो हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो इट इज रिलेटेड टू कैंसर डेवलपमेंट्स। ओके। तो वी ऑल नीड टू बी वेरी नाउ अवेयर ऑफ दिस थिंग, डूइंग जिम एंड कीपिंग आवर वेट अंडर गुड कंट्रोल। अभी मैं 1 घंटा जिम करके यहाँ पर आया, सो आई थिंक इट इज़ वेरी पूछने ही इम्पोर्टेंट। वाला था आपसे, आप खुद इतने फिट है तो। हाँ, नहीं, बिकॉज वी आर ऑल अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड आई थिंक प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, डूइंग जिम, लूजिंग वेट इज द की फैक्टर इन अवॉइडिंग कैंसर्स। सो जैसे आपने बोला कि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड ओबेसिटी ले लिया हमने, और क्रॉनिक डिसीज डायबिटीज, या ये रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं। या बट क्या फैमिली हिस्ट्री भी, अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को है, या उनके दादाजी को हुआ था लेकिन उनके फादर को नहीं हुआ, लेकिन क्या उनको रिस्क ज़्यादा हो जाता है जो मेल है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो वैसे आमतौर पर जेनेटिकली नहीं होता, जेनेटिकली ओके। कनेक्टेड नहीं होता आमतौर पर। बट जिनके घर में प्रोस्टेट कैंसर 60 ईयर्स के पहले हुआ है, जैसे यंग प्रोस्टेट कैंसर जिनके ओके। घर में हुए, तो दीज आर काफ़ी बार जेनेटिकली रिलेटेड। सो वी ऑलवेज एडवाइस कि जिनके घर में अगर 60 60 साल के पहले अगर प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है, जैसे उनके फादर, अंकल, मामा, तो दीज आर द पेशेंट के उनको स्ट्रिक्ट जो सर्वेलेंस है, मतलब प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग है, तो उसके लिए उनको रहना चाहिए। और उनका जो स्क्रीनिंग है वो 40 साल की उम्र से ही शुरू होता है। ओके। तो ये पेशेंट है, उनको 40 साल की उम्र से हम लोग पीएसए और स्क्रीनिंग जो है वो टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। इनिशियली में बी एवरी 2 to 5 ईयरली, इट इज़ लाइक 40 साल, फिर 45 ईयर्स, एंड देन फ्रॉम 50 ईयर ऑनवर्ड ईयरली वंस इन ईयर स्क्रीनिंग जो है, जो पीएसए और चेकअप क्लिनिकल इवेल्युएशन है वो करना चाहिए।
आजकल सर मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे भी टेस्ट आ गए हैं और कुछ कंपनीज हैं जो बोल रही हैं कि ब्लड मार्कर्स के थ्रू हम आपके रिस्क ऑफ कैंसर बता देंगे कि आपका किस तरह का कैंसर हो सकता है। और इन सिटीज कुछ लोग करवा भी रहे हैं, तो वो कितना एक्यूरेट होता है एंड व्हाट डू यू से ऑन दैट? हाँ, ये एक्चुअली अभी भी ना मतलब रिसर्च लेवल पर ही है। ओके। हाँ, कि बट इट इज़ द रिसर्च इज गोइंग एट अ वेरी गुड पेस, एंड इन नियर फ्यूचर विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन टू टेल, स्पेशली खास करके जो हम लोग मॉलिकुलर स्टडीज बोलते हैं। तो जो कैंसर सेल्स जो रहते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं अपने ब्लड में, और वो कैंसर सेल्स का जैसे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है वेरी अर्ली, मतलब फर्स्ट स्टेज का जो सबसे फर्स्ट स्टेज मैं बोलूँगा, वेरी जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द कैंसर, जो सेल्स मॉलिक्यूल छोड़ रहे ब्लड में, तो दीज आर गेटिंग डिटेक्टेबल नाउ। काफ़ी रिसर्च चल रहा है इस डायरेक्शन में, बिकॉज कैंसर इज रियली अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड नाउ। राइट। तो और लेकिन अभी एग्जैक्टली कंक्लूसिवली इट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल, बट आई थिंक इन अ नियर फ्यूचर मे बी, आई फील मे बी बाय 5 to 10 years डाउन द लाइन, ये जो टेस्ट है वो इजीली अवेलेबल होंगे और मोर इफेक्टिव रहेंगे, मतलब उनका जो स्पेसिफिसिटी है खास करके, तो काफ़ी एक्यूरेट हो जाएंगे वो, एंड देन इट विल डेफिनेटली, सो वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। तो आप बोल रहे थे कि 50 साल के ऊपर प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन आपने ये भी बोला कि इससे कम उम्र में भी हो सकता है। तो कब एक स्क्रीनिंग कराना, किस एज में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, इंडियन मैन, कब ये करवाना चाहिए, कब ये शुरू कर देना चाहिए कि 40-30 कौन सी एज राइट एज होती है? स्क्रीनिंग के बारे में इंडिया में आफ्टर 50 years ऑफ एज, वंस इन अ ईयर, एंड जिनके घर में कैंसर है, जैसे मैंने बोला कि यंग कैंसर, लेस देन 60 years ऑफ कैंसर है जिनके घर में कैंसर पेशेंट्स है, जैसे उनको फादर, अंकल, मामा, तो वो पेशेंट जो है, वो जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने 40 साल की एज से ही स्क्रीनिंग फॉर प्रोस्टेट कैंसर करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनिशियली इट इज लाइक 40 years ऑफ एज, देन 45 years ऑफ एज, ओके। एंड फ्रॉम दैट यू नो, तो नॉर्मल के लिए 50 के ऊपर, या और अगर घर में किसी को कैंसर हिस्ट्री है, उनके फादर या या उनके दादाजी या मामा यंग कैंसर, यंग कैंसर किसी का हुआ है प्रोस्टेट रिलेटेड, तो उनको 40 साल से ही Correct. स्क्रीनिंग कराना चाहिए हर साल। हाँ, आप ये बोल रहे हैं। या तो अभी जैसे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा, तो आजकल तो एआई बहुत तेज हर फील्ड में एंट्री कर रहा है। तो जैसे आपने 5 year 10 years बोला, मुझे तो लग रहा है कि उसके पहले भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे। तो क्या यूरोलॉजी एंड स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के क्षेत्र में क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं? क्या एआई का भी कुछ डायग्नोसिस में भूमिका आ रही है, ऐसा कुछ है? हाँ, प्रोस्टेट कैंसर में खास करके एआई जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी में आ रहा है, और जो डायग्नोसिस है, जैसे एमआरआई का डायग्नोसिस होता है, तो ये जो डायग्नोस्टिक्स जो है उसमें खास करके एआई काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मतलब जो ग्रे जोन रहते थे, कभी कभी कैंसर को डिटेक्ट करना, ये कैंसर है या नहीं है, ये बताना, ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता है कुछ कुछ सिचुएशन में, कुछ कुछ पेशेंट्स में। ओके। तो यह जो पेशेंट्स हैं, इनके लिए एआई काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो इट इज़ कमिंग इन अ बिग वे, एआई इज़ कमिंग इन अ बिग वे इन डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। सर एक थॉट आया मन में, जैसे कि गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ तो मेडिकली हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, राइट? किडनी होता है, मतलब लीवर होता है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, उसको भी कट कर लेते हैं, उसका भी है। क्या आगे चल के एआई के थ्रू 3D ऑर्गन प्रिंटिंग हो रही है? क्या हम प्रोस्टेट को रिमूव करके आर्टिफिशियल प्रोस्टेट लगा सकते हैं? ऐसा भी संभावना बनेगी कभी? हाँ, लेकिन प्रोस्टेट ऐसा ऑर्गन है कि फॉर एग्जांपल इस रोल जो है वो फर्टिलिटी में है, फर्टिलिटी या तो प्रोस्टेट जो है कैंसर में, मतलब फॉर एग्जांपल जनरल जो कैंसर्स होते हैं तो दीज आर ऑलवेज पोस्ट फर्टिलिटी एज के पेशेंट्स को ही होता है, तो वी वोंट रिक्वायर इट इवन इफ प्रोस्टेट दैट इज मतलब जो अवेलेबल। दो बॉल्स होती हैं हाँ, पेनिस के बीच में, हाँ, वो प्रोस्टेट रहता नहीं नहीं, प्रोस्टेट के जो ग्रंथि रहता है वो है। हाँ। अपना जो ब्लैडर है, हाँ। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ हम लोग यूरिन स्टोर होता है, तो उसके जस्ट नीचे रहता है, और अपना अच्छा। यूरिन का जो ट्यूब रहता है हम्म। उसके अराउंड रहता है। तो ये क्या स्पर्म डेवलपमेंट में मदद करता है? हाँ, नहीं, वो जो सीमेन का जो कुछ पार्ट है, अच्छा। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म का जो फूड है फॉर एग्जांपल, तो वो प्रोस्टेट के थ्रू आता है। प्रोस्टेट। तो जो उसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो स्पर्म्स का वायबिलिटी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ओके।
तो प्रोस्टेट का जो रोल है वो फर्टिलिटी के एज तक ही रहता है, और जो कैंसर होता है वो हमेशा मतलब फर्टिलिटी के एज जैसे 40-50 के बाद ही होता है, तो इसीलिए फ्यूचर में भी उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रिमूविंग द प्रोस्टेट इज ओनली गोइंग टू बी सफिशिएंट एंड इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म एज सच. ओके. हाँ, ओनली दैट नाउ विद दैट नर्व प्रिजर्विंग, जैसे मैंने बोला कि इट्स नर्व प्रिजर्विंग होने की वजह से सेक्सुअलिटी भी हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, खास करके जिनका फर्स्ट स्टेज कैंसर रहता है उनके केस में. तो आई फील वी हैव रीच्ड एट क्वाइट अ गुड लेवल इन प्रोस्टेट कैंसर मैनेजमेंट. ओके. एंड विद द रोबोटिक व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि जो सर्जरी है वो काफ़ी सेफ हो रही है, काफ़ी सिंपल हो रही है. सर हम लोग देख रहे हैं जैसे 15-20 साल पहले हम लोग जब प्रोस्टेट कैंसर सर्जरीज करते थे तो वी यूज्ड टू डू बाय ओपन मेथड. ओके. एंड वो सर्जरी जो रहता था हम लोग हमेशा, मतलब हम लोग जब लीलावती में भी सर्जरी करते थे तो हम लोग हमेशा 4 ब्लड रेडी रखते थे, एंड इनएडवर्टेंटली कम से कम 2 से 4 ब्लड वो पेशेंट को दिए जाते थे. यूनिट. हाँ, 2 to 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड हर पेशेंट को हमको देने पड़ते थे, इमेजिन. Right. और तो ये चीज़ है. एंड प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी मतलब फुल स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती थी हमारे लिए. एंड आज का तारीख में मैं देखता हूँ सर कि आज हम लोग अगर समझ लीजिए 100 प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी करते हैं तो उनमें से मैं बोलूँगा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10, मतलब ओनली 10% ऑफ पेशेंट्स को हम लोग ब्लड देने का सोचते हैं. वो काफ़ी बार एक सिंगल ब्लड दिया जाता है. Okay. तो इट हैज़ बिकम सो सेफ नाउ कि वी कैन सी द नर्व्स वेरी क्लियरली, वी कैन इजीली प्रिजर्व द नर्व्स. इफ इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर तो हम लोग अच्छे से नर्व प्रिजर्व कर सकते हैं, जो हम लोग करना बहुत मतलब सोचते भी नहीं थे कि नर्व हमको प्रिजर्व करना है ताकि पेशेंट का सेक्सुअलिटी मेंटेन रहे. और सेकंड थिंग कि उनका जो कॉन्टिनेंस हम बोलते हैं तो वो भी जिस तरह से मेंटेन कर पा रहे हैं इस सर्जरी में, तो काफ़ी चेंज आ गए गए 10-15 साल में प्रोस्टेट कैंसर सर्जरीज में. एंड ओवरऑल आउटकम व्हाट वी आर सीइंग, लाइक वी आर सो कंफर्टेबल डूइंग प्रोस्टेट कैंसर सर्जरीज नाउ. हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वही काफ़ी लो हुआ है, मतलब पहले 100 रहता था तो आज 10 भी स्ट्रेस लेवल नहीं रहता है प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी में. तो यू कैन इमेजिन अगर सर्जन को अगर स्ट्रेस नहीं है तो यू कैन इमेजिन हाउ कंफर्टेबल दैट सर्जरी इज गोइंग. राइट. और आपने एक और अच्छी बात बताई कि प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी में लोगों को ये भी रहता है कि साइड इफेक्ट इनकॉन्टिनेंस होता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उसके भी रिस्क अब कम हो गए, काफ़ी कंट्रोल हो गया यस यस. क्योंकि रोबोटिक सर्जरी है. हाँ, मतलब अभी जो रोबोटिक लेप्रोस्कोपी जो सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं काफ़ी तो जिससे हम लोग वी आर बैंग ऑन द टिश्यू, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, बिकॉज द एंडोस्कोप जो कैमरा रहता है इट इज बैंग देयर ऑन द टिश्यू. राइट. तो इसका मैग्निफिकेशन इज़ वेरी हाई, 3D विजन होता है, तो इसकी वजह से हम लोग हर एवरी नर्व वी कैन प्रिजर्व, सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताना आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं कि रोबोट सर्जरी कर रहा है. रोबोट सिर्फ डॉक्टर कंट्रोल करता है उसको प्रिसीजन से अंदर जाने के लिए, और उनको स्क्रीन पे सब दिखता रहता है कि कहाँ पे निडल मूव हो रही है. Am I right, करेक्ट. sir? यस यस. तो अब ट्रीटमेंट को थोड़ा सा हम समझें सर. तो जैसे सर्जरी तो बिल्कुल कर दिया तो पेशेंट काफ़ी ठीक हो जाएगा, तो सर्जरी के पहले कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं, और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप इज सर्जरी, या सो उसके तो पहले क्या क्या आता है? हाँ, नॉर्मली जैसे कि हम लोग बायोप्सी करते हैं या हमारे करने का बायोप्सी करते हैं, उसमें अगर कैंसर आता है तो सबसे पहले एक टेस्ट होता है, हम लोग बोलते हैं PSMA पेट स्कैन. तो PSM में पेट पेट स्कैन, स्कैन. हाँ, तो वो पेट स्कैन हमको कन्विंसिंगली बताता है, इसका एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80-90% होता है. ये बताता है कि कैंसर आपका फर्स्ट स्टेज का है या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज का है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग अ पेट स्कैन. Okay. फिर अगर पेट स्कैन में हमको लगता है कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है तो वी जनरली प्रीफर डूइंग अ सर्जरी. Okay. तो सर्जरी के पहले नॉर्मली हम लोग कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं दिया जाता है, कभी कभी हार्मोन का इंजेक्शन देना है कुछ कुछ पेशेंट में, जैसे उनको हमको लगता है कि इनका थोड़ा कैंसर थोड़ा बाहर गया है, तो दीज आर वेरी सम कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स एज अ सर्जन वी डिसाइड कि किनको हार्मोन का इंजेक्शन देना है, तो कभी कभी हम लोग हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं. या जो पेशेंट वेट करना चाहता है सर्जरी के लिए कि डॉक्टर मुझे अभी तुरंत टाइम नहीं है ऑपरेशन के लिए, तो हम लोग उनको हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं. क्योंकि नॉर्मली टिपिकली ये जो सर्जरी होता है वो बायोप्सी के ऑलमोस्ट 3 to 5 वीक्स Okay. उसके बाद ही किया जाता है सर्जरी. तो बायोप्सी से जो थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है, थोड़ा सूजन होता है, तो वो सेटल होने के लिए हम लोग थोड़ा टाइम देते हैं. तो कभी कभी कुछ पेशेंट को हम लोग हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, और बाकी हम उनका जो फिटनेस है वो इवेल्युएट करते हैं पेशेंट को, बिकॉज जनरली दीज आर एल्डरली पीपल. तो
उनका फिर फिटनेस का इवैल्यूएशन होता है बीच वाले टाइम में, 2D को और बाकी बीच टेस्ट होते हैं उनको। कीगल एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं, वो कीगल एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं जो बीच वाला पीरियड में। फिर चेस्ट के लिए फिजियोथेरेपी रहता है, दैट इज़ कंटिन्यूड। सो इस तरह से उनका वो प्रिपरेशन किया जाता है सर्जरी के लिए। ओके, तो मेडिकेशन कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं होता, सीधे अगर सस्पेक्ट हो गया प्रोस्टेट कैंसर तो द इजीएस्ट एंड द बेस्ट थिंग टू सेव इज प्रोस्टेट सर्जरी। यस यस। उसको आप प्रोलॉन्ग नहीं करते हाँ, जिनका भी प्रोस्टेट कैंसर है उनके लिए सर्जरी इज़ द बेस्ट वन। जैसे अभी आपने कीगल की बात करी, हम्म, तो कीगल एक्सरसाइज तो हमने बीपीएच में भी सुना है, ओवर एक्टिव ब्लैडर के केसेस में भी कीगल सुनते हैं जहाँ यूरिन लीक हो जाता है। और यूरिन लीक तो मेन वुमेन दोनों में होता है, प्रोस्टेट तो खाली मेन में होता है, लेकिन यूरिन लीक तो दोनों में होता है। तो थोड़ा यूरिन इनकंटिनेंस के बारे में बताइए कि होता क्या है, किस कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, और कीगल एक्सरसाइज कैसे उसमें भी कैसे मदद करती है। हाँ, बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर की जो सर्जरी रहता है उसमें हम लोग प्रोस्टेट निकालते हैं। तो एक इंटरनल स्पिंक्टर रहता है जो प्रोस्टेट के अंदर रहता है, सो दैट इज़ रिमूव्ड। तो देर आर टू कंट्रोल, मतलब दो अलग अलग कंट्रोल के एरियाज होते हैं यूरिनरी कंट्रोल में से ब्लैडर में। तो वो एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर, मतलब एक वो कंट्रोल का एक मसल होता है, और दूसरा होता है जो प्रोस्टेट के अंदर रहता है। तो हम लोग जब प्रोस्टेट निकाल देते हैं तो उनमें से वो इंटरनल स्पिंक्टर रहता है वो चला जाता है उसके साथ। ओके, तो अभी पेशेंट एक ही स्पिंक्टर के ऊपर रहता है, मतलब एक ही कंट्रोल के दरवाजे के ऊपर रहता है, और एक छोटा मसल होता है वो। तो वह मसल हमारे लिए स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अभी पूरा यूरिन का कंट्रोल वो सिर्फ मसल के ऊपर रहता है। तो इसीलिए कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जैसे वो मसल स्ट्रांग हो जाएगा वैसे पेशेंट का कॉन्टिनेंस जो कंट्रोल है यूरिन, मतलब वो ऑपरेशन के बाद वो उतना बेटर होता जाता है। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि ये प्रोस्टेट सर्जरी के बाद जो भी पेशेंट अच्छी तरह से जैसे कीगल कर रहे हैं, तो 90% पेशेंट जो रहते हैं, जैसे 10 में 9 पेशेंट रहते हैं, दे अल्टीमेटली रिगेन वेरी कंफर्टेबल कॉन्टिनेंस लेवल। They hardly have any leak problems. ओके, Yeah. Only 10% patients have some leak. और वह भी हम लोग देखते हैं कि जैसे पेशेंट कीगल एक्सरसाइज करता रहता है ऑपरेशन के बाद भी, तो इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग। सो बाय जैसे 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो हार्डली 1 और 2% पेशेंट्स होते हैं 100 में, कि जैसे वो जिनको इनकॉन्टिनेंस का थोड़ा इशू रहता है। अदरवाइज इनकॉन्टिनेंस इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू आफ्टर प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी। अच्छा, या मतलब आजकल और रोबोटिक्स और सब लेप्रोस्कोपी के ज़माने में हम लोग जिस तरह से प्रिसीजन हो रहा है सर्जरी, तो इनकॉन्टिनेंस का जो रेशियो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जैसे पहले ओपन सर्जरी होता था तो वहाँ पर जो इनकॉन्टिनेंस का रेशियो रहता था उसके कंपैरिजन में देयर इज अ ह्यूज चेंज इन द आउटकम ऑफ द इनकॉन्टिनेंस। ओके। तो जैसे कीगल के बारे में मैंने सुना है कि पेशेंट तो बैठे बैठे भी कर सकता है, कि 10 सेकंड ब्लैडर को कंट्रोल किया, या तो थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे होता है ये, 2-3 स्टेप अगर आप बता पाए। हाँ, कीगल्स एक्सरसाइज जो रहता है वो आप कहीं पर भी बैठे, जैसे आपने परफेक्टली बताया कि वो कीगल जैसे बैठ के भी हम लोग कर सकते हैं। जो यूरिन का जगह का हम लोग ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो यूरिन का जो स्पिंक्टर है और मोशन का जो स्पिंक्टर है, कंट्रोल का दरवाजा, दोनों एक ही रहते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द सेम मसल ग्रुप। तो इसीलिए हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको संडास का जगह जो है वो खींच के रखना है, ओके, और वो खींच कर आप 1 से 10 गिनिए ताकि इट इज़ रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर सम टाइम। 10 सेकंड तक। हाँ, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड तक, सो 1 2 3 4 5 दैट वे, एंड देन रिलीज, देन अगेन इन डू इट। तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं आप दिन भर में एक टारगेट रखिए, फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स इन अ डे। तो इस तरह से टारगेट रखकर आप वो दिन भर करते रहिए। सो दैट इज़ व्हाट कीगल एक्सरसाइज। कभी कभी कुछ पेशेंट को हमको लगता है कि कंट्रोल थोड़ा और कम है ऑपरेशन के बाद, तो हम लोग उनको पेरिनियल कुछ नर्व स्टिमुलेशन रहता है, तो अलग अलग फिजियोथेरेपी हम लोग बोलते हैं इसको इन जनरल। सो दैट इज़ डन सो दैट द कंट्रोल इज गेन फास्टर। आई थिंक सबसे इजी एक्सरसाइज है कि चलना नहीं है, लेटे लेटे भी होता Yes, है, yes. Kegel is a बैठ very के भी simple होता exercise and it's very effective also. तो टेकिंग इट सीरियसली, आप परफेक्ट बता रहे हैं कि उसको सीरियसली लेना पेशेंट ने बहुत जरूरी है। काफ़ी बार Right. पेशेंट को लगता है इतना सिंपल है, मतलब वो लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बट Yeah. नहीं, इट मैटर्स अ लॉट। तो डॉक्टर देवेंद्र, एक सवाल मेरा आपसे है, जैसे अभी आपने बोला कि फर्स्ट स्टेज में अगर रहता है तो आप सर्जरी उसको करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए फोर्थ स्टेज है या काफ़ी एडवांस्ड है, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। हाँ, तो जैसे प्रोस्टेट कैंसर हमें लगता है कि वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर नहीं है, इट इज़ लिटिल एडवांस स्टेज, लाइक सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज हम लोग बोलेंगे जैसे नॉर्मली। तो जिनका कैंसर पहले लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है या बोन्स में फैला हुआ है,
या प्रोस्टेट में भी लोकली थोड़ा सा एडवांस हुआ है, वहाँ पर आजू बाजू में थोड़ा गया है। सो दीज आर द, हम लोग उन्हें लोकली एडवांस कैंसर बोलते हैं या ओलिगो मेटास्टैटिक कैंसर्स बोलते हैं। तो यह जो पेशेंट्स है उनके लिए मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम उन्हें पहले हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, और थोड़ा जो कैंसर है उसको थोड़ा और श्रिंक किया जाता है, और उनको रेडिएशन दिया जाता है। ओके। तो वो रेडिएशन थेरेपी होता है जो ऑलमोस्ट एक एटलीस्ट 40 डेज, 1 मंथ, 1.5 मंथ चलता है वो रेडिएशन थेरेपी। तो वो डे केयर में किया जाता है, वो अभी वह HCG हॉस्पिटल में अवेलेबल है यहाँ पर। तो इस तरह से जो थोड़े लोकली एडवांस जो डिसीज रहते हैं उनको मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हार्मोन्स प्लस रेडिएशन किया जाता है। जो जो कैंसर्स और एडवांस स्टेज में है, जैसे काफ़ी बॉडी में फैले हुए कैंसर हैं, ठीक है। तो दिस पेशेंट्स आर ओनली ट्रीटेड विद हार्मोन्स। उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम होता है, एंड दे आर ट्रीटेड विद ओनली हार्मोनल ट्रीटमेंट। वहाँ रेडिएशन नहीं करते? नहीं, उनको रेडिएशन कर कर कुछ एडवांटेज नहीं मिलता है। जो बोन मेटास्टेसिस या एग्जैक्टली, उनको हार्मोन। मल्टीपल अगर मेटास्टेसिस है बॉडी में हर जगह पर, सो उन्हें सिर्फ हार्मोन का इलाज किया जाता है, एंड ओवरऑल वी डोंट हैव टू मच ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम दिस पेशेंट्स। एंड अभी मैं जब आ रहा था तो हम PSA के बारे में बात करी, DRA बात करी, तो एक बाहर बोर्ड लगा हुआ था आपके हॉस्पिटल में कि फ्री PSA टेस्ट। तो ये क्या कैंप रहते हैं आपके? हाँ, हम यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में हफ्ते में एक बार एक प्रोस्टेट स्क्रीनिंग कैंप रखते हैं, जिस दिन वो फ्री रहता है। मतलब पेशेंट्स कैन जस्ट कम रजिस्टर हियर विदाउट एनी चार्जेस, एंड उनका फ्री में PSA का जो टेस्ट हुआ, जो उसका नॉर्मली अराउंड 500 to 1000 रुपीज़ चार्ज होता है, वह किया जाता है। स्क्रीनिंग सोनोग्राफी किया जाता है, उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो चेकअप बोलते हैं हम लोग, तो वह किया जाता है। तो दैट इज़ डन एवरी वंस इन अ वीक हियर यहाँ पर, एंड देन द पेशेंट्स आर इवेल्युएटेड एंड दे आर डायरेक्टेड अकॉर्डिंगली। तो वी एज अ इनिशिएटिव फॉर यूरो ऑन्कोलॉजी वी आर डूइंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एनी स्पेसिफिक डे होता है या? हाँ, नॉर्मली इट्स अ स्पेसिफिक डे, जनरली थर्सडे और सैटरडे होता है। तो अच्छा। यहाँ पर इट इज़ रिटन ऑन द लाइक इन द हॉस्पिटल, इट कैन बी इंक्वायर्ड। तो अगर हमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम करना है पहले, तो डाइट एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताइए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी का प्रोस्टेट ऑपरेशन हो चुका है तो उसको डाइट और एक्सरसाइज क्या रिकमेंड करते हैं? डाइट इन प्रोस्टेट कैंसर एज सच देयर नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कि उनका जो फॉलोअप रहता है उसमें डेफिनेटली लाइक लूजिंग वेट इज़ अ की फैक्टर, बिकॉज ओबेसिटी डेफिनेटली द डिपोजिशन ऑफ फैट इन एंड अराउंड द मसल्स, तो उनका कंट्रोल का ये इशू हमेशा आने का चांस हमेशा ज़्यादा रहेगा। देखिए, अगर पेशेंट ओबीज है तो उनका वो मसल का जो स्ट्रेंथ है वो कम रहता है। तो इसीलिए डेफिनेटली एक्सरसाइजेस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट वाइज अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंशन है, तो उनको वो हिसाब से, जैसे डायबिटीज़ है तो परफेक्ट शुगर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नर्व्स एंड मसल्स गेट अफेक्टेड व्हेन द पेशेंट हैज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ओके। तो इसीलिए डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज़ द की फैक्टर। अगर हाइपरटेंशन है तो उन्होंने कम, जैसे लेस सॉल्टी फूड, जैसे एक्सेस सॉल्ट अवॉइड करना एक की फैक्टर हो जाता है। ईटिंग लेस ऑफ ऑल नॉनवेज फूड आई विल से, तो स्पेशली रेड मीट एंड ऑल, सो वो जितना कम करेंगे उतना अच्छा होता है। एंड ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन। तो यह चेंजेस करना पेशेंट ने ज़रूरी होगा। और हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिनका इलाज हो रहा है तो उनको कुछ हमारा 3 मंथली फॉलोअप रहता है, जो पेशेंट ने रेगुलर करना एडवाइजेबल होता है एटलीस्ट फर्स्ट 5 ईयर्स तक। और ख़ास करके वो PSA का टेस्ट होता है, उसमें जो ब्लड टेस्ट होता है वो। एंड जैसे अलग अलग इलाज है, जैसे रेडिएशन के अलग अलग इलाज है, तो हम लोग उनका कभी कभी वापस एक पेट स्कैन करना, वो सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम लोग डिसाइड करते हैं कि किनको पेट स्कैन करके देखना है। तो PSA में पेट स्कैन हम लोग कुछ कुछ पेशेंट में रिपीट करते हैं, तो इस तरह से उनका वो फॉलोअप रहता है। ओके। सो काफ़ी विस्तार से आप हम लोगों ने टच किया, खाली प्रोस्टेट नहीं, कुछ जनरल यूरोलॉजी जैसे BPH के बारे में भी थोड़ी बातचीत करी। तो अगर कोई आपसे मिलना चाहता है तो डेफिनेटली ईशान यूरोलॉजी एंड किडनी केयर हॉस्पिटल में आ सकता है वो। तो थोड़ा अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि कैसे ये विजन आया, कौन कौन से डॉक्टर आपके साथ हैं, और क्या सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध है? हम्म,
हमारा जो हॉस्पिटल है वो जनरल यूरोलॉजी तो कैटर करता ही है, जी। लेकिन हम लोग अभी फोकस्ड है यूरोलॉजिकल कैंसर्स के ऊपर। ओके। मैं हूँ डॉक्टर देवेंद्र पाटिल और मेरे कलीग है डॉक्टर अनिकेत शिर्के। ओके। तो बोथ ऑफ अस नाउ आर हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन यूरो ऑन्कोलॉजी। और डॉक्टर अनिकेत जो है वो एक्स टाटा फेलो है। तो टाटा हॉस्पिटल मुंबई जो है वहाँ से वो फेलोशिप किया है उन्होंने यूरोलॉजिकल कैंसर्स मतलब यूरो ऑन्कोलॉजी में। एंड तो हमारा जो टीम है, और वी हैव एनास्थेटिस्ट जिनको ऑलमोस्ट मोर देन डॉक्टर दीपाली राउत, जिनको मोर देन 40,000 केसेस का एक्सपीरियंस है ओके। ऑफ मैनेजिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज एनास्थेशिया. My wife, Dr. Asmita Patil, she is a radiologist who is focused on urological radiology. तो इस तरह से हमारा ये टीम है. हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर हम लोगों ने नाउ वी हैव अ स्पेशल कैमरा दैट इज वेरी एडवांस 3D कैमरा सिस्टम ओलंपस का. ओके। तो ऑल प्रोस्टेटिक लाइक कैंसर सर्जरी हम लोग आजकल वो 3D लेप्रोस्कोपी हम लोग बोलते हैं, तो उसके थ्रू ही लेप्रोस्कोपी को सर्जरीज करते हैं. और दोज पेशेंट्स हु कैन अफोर्ड, तो वहाँ पर हम लोग उनको वी आर बोथ ऑफ अस आर अटैच टू HCG कैंसर हॉस्पिटल ऑल्सो, जो बोरिल में है पास में यहाँ से. So both of us are attached there. So we are doing robotic cancer surgeries there. ओके। We have very advanced, that's the most advanced robotic system. That is the Da Vinci robotic system, which is available in HCG Cancer Hospital. Okay. So both of us are also attached there. So those who can afford, we tell them we'll do it by robotic system. जिनका अफोर्डेबिलिटी थोड़ा कम रहता है उनको हम लोग लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी का सर्जरी करते हैं यहाँ पर विद 3D लेप्रोस्कोपी. अरे, तो लोकेशन कहाँ है आपके हॉस्पिटल की? यह जो लोकेशन है वो वसई में स्टेला पेट्रोल पंप जो है उसके एग्जैक्टली पीछे है, वसई वेस्ट में. तो ईशान किडनी केयर हाँ, यूरोलॉजी ईशान यूरोलॉजी हॉस्पिटल वैसे ही मुंबई में है। हाँ, वसई वेस्ट स्टेला पेट्रोल पंप के पीछे ही है. तो आपको कोई भी यूरोलॉजी संबंधित प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर देवेंद्र पाटिल से और उनकी टीम से यहाँ पे मिल सकते हैं. और मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया डॉक्टर से बात करके, बिकॉज उनको काफ़ी नॉलेज है इस फील्ड की, और इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है. ज़िंदगी में इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है कि सही सोच और सही विचार से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आई डॉक्टर देवेंद्र आपसे मिलके. थैंक यू सर. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. आज आपने अपने बिजी शेड्यूल से, मैंने देखा काफ़ी पेशेंट वेट कर रहे थे, आप सर्जरी में भी इन्वॉल्व थे, फिर भी आपने टाइम निकाला, और आपके द्वारा दी गई जानकारी मुझे श्योर है कि हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. पहली बात तो नॉलेज बढ़ाने के लिए, दूसरी बात एक्शन लेने के लिए कि अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, आपके घर में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, मतलब डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स में, तो 40 साल से आप टेस्ट कराइए. अगर नहीं है, नॉर्मल है, तो 50 साल के ऊपर. सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए आगे. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर देवेंद्र. हाँ, थैंक यू सर. व्यूअर्स, थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए. और आज आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, उसके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन के बारे में. और हैशटैग यूरो वेलनेस पॉडकास्ट पे हम और इंटरेस्टिंग टॉक्स लेके आते हैं इंडिया के रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के साथ में, आपकी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए. और जुड़े रहिए हमारे साथ. हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी उपलब्ध हैं. आज के लिए बस इतना ही. जल्द मिलते हैं एक नए स्पेशलिस्ट के साथ एक नए पॉडकास्ट पर. तब तक के लिए धन्यवाद.